अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 40। हाँ, मैं कहती तो यही हूँ। वो नम आलूद आंखें बंद करके पेशानी मसलते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराई, लेकिन कभी कभी खुद फरेबी का लिबादा कहीं तार तार होकर टूट जाता है। कई जख्म हैं जिनसे खून रिसना तो कब का बंद हो चुका, मगर कसक नहीं जाती अभी तक। मेरे माँ बाप ने जिस वक्त मुझे बेचा, मैं 4-5 साल की लड़की थी। मुझे अच्छा खासा शऊर था। मुझे याद है जब मेरी माँ मुझे उस बड़े से मकान में छोड़कर जाने लगी तो मैं दहशत ज़दा होकर रोने लगी थी। मेरी माँ ने अपनी फटी हुई मैली कुचैली साड़ी के पल्लू से अपने और मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा मैं ज़रा काम से जाती हूँ, तू ज़रा देर को यहाँ बैठ, मैं अभी तुझे लेने आ जाऊँगी। फिर वो पल्लू में मुंह छुपाकर यूं फाटक की तरफ दौड़ती चली गई जैसे उसके कदमों तले किसी ने अंगारे बिछा दिए हों। इस बात को कम से कम 25 बरस तो बीत गए। मुझे कभी दोबारा अपने माँ बाप की शक्ल कभी नजर न आई। मेरी माँ की जरा देर अभी तक खत्म नहीं हुई। मंसूर, कभी कभी तो मेरा जी चाहता है कि अपना 2 धारी खंजर निकालकर एक सिरे से इस दुनिया के सारे इंसानों को कत्ल करना शुरू कर दूं। जहाँ 12 रुपए के लिए माँ बाप अपनी औलाद को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, जहाँ मुल्कों का बंटवारा शुरू होता है तो इंसान इंसान को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं। माँ बाप के सामने बच्चों को ज़िबह कर दिया जाता है, बाप के सामने बेटी की इज्जत लूटी जाती है। क्या रूए ज़मीन पर इंसान से बदतर भी कोई दरिंदा मौजूद है? शायद नहीं। कैटी डियर, मैंने बालों में उंगलियां फेरते हुए बोझल से लहजे में कहा, तुम अच्छे भले मूड में इंसान को अफसुर्दा कर देती हो। मैं उठा और जाकर नहर के किनारे पर बैठकर चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा ताकि मेरी तबीयत कुछ बहाल हो जाए। पानी ज़्यादा गदला न था, अलबत्ता ठंडा खूब ज़्यादा था और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दौराने खून जैसे यकलख बहुत तेज हो गया था और आंखें जलने लगी थी। उन पर ठंडे पानी के छींटे मारने से मुझे अच्छा सुकून मिलता था। कैटी भी उठकर मेरे करीब आकर बैठी और वो भी चेहरे पर छींटे मारने लगी ताकि उसे भी कुछ सुकून मिल सके। सॉरी मंसूर डियर, वो कमीज के दामन से मुंह पोंछते हुए गोया सब कुछ जहन से झटक कर दोबारा से ताज़ा दम होते हुए मुस्कुराकर बोली, दरअसल मेरी नस नस जख्मी है और हर जख्म में बेपनाह जहर भरा हुआ है। तुम जैसा दोस्त जिंदगी में पहली बार मिला है ना, इसलिए एक आध जख्म छेड़ बैठी थी तुम्हारे सामने। अब हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इर्द गिर्द खुले हुए माहौल में और खिले खिले रंगारंग फूलों की बातें, सुबह खरामी से बहती हुई इस नदी की बातें, खुशगवार हवा से झूमते हुए पौधों और दरख्तों की बातें और मुद्दत के बाद सैराब महसूस करने वाली प्यासी रूह की बातें। कैटी, मैंने वापस घास पर आकर बैठते हुए कहा, अगर तुम इस लाइन में ना पढ़ी होती जिसमें तुम अभी पढ़ चुकी तो यकीनन तुम अफसाना निगार होती ना। नहीं, अगर मैं इस लाइन पर ना होती तो शायद मैं कुछ भी ना होती। वो मेरे करीब आते हुए बोली, बातें करना तो मुझे इसी लाइन के तजर्बात ने सिखाई है ना। मजीद कुछ वक्त नहर के किनारे गुजारने के बाद वापस रवाना होने के लिए हम गाड़ी में आकर बैठ गए। होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने जैकेट उतारकर फेंक दी और बिस्तर पर ढेर हो गया। दूसरे रोज बेदार होने के बाद कैटी ने पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वापस बम्बई चलेंगे और क्या, यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। एक मिशन था जो मुकम्मल हो गया, मैंने उसे जवाब दिया। बम्बई पहुंचकर मैं कैटी को पहले अपने दफ्तर ले जाना चाहता था, लेकिन गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी करके हम ऊपर जाने ही लगे थे कि नसवारी सूट वाला एक दराज कद और पुख्ता उम्र शख्स अचानक हमारे सामने आ गया। वो क्लीन शेव था और बज़ाहिर उसका हुलिया किसी मुअज़्ज़िज़ और अमन पसंद ताजर जैसा ही लगता था, लेकिन उसकी आंखें चुगली खाती थी कि वो किसी और तरह का आदमी है। अरे शंतला, तुम कहाँ? वो गर्मजोशी से बोला। कैटी ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोला, मैं अब शंतला नहीं, कैटी हूँ। कैटी, शंतला हो या कैटी, नाम से क्या फर्क पड़ता है? हम तो अब भी तुम्हारे खादिम हैं। पहले भी तुम हमारी बॉस थी, आज भी हमें अपने हुक्म का गुलाम समझो ना। वो सीने पर हाथ रखकर झुका। एहसान मिर्जा ने सुन लिया तो तुम्हारी गर्दन काट कर तुम्हारी खोपड़ी चिड़िया घर के बंदरों को खेलने के लिए भिजवा देगा। कैटी बोली, नहीं नहीं। वो शख्स हंसा। वो अब तुमसे खफा नहीं है, बिल्कुल खफा नहीं है। हालात बहुत बदल गए हैं, बॉस भी तब्दील हो चुका है।
अंदर से वो बहुत परेशान है, बल्कि अगर तुम मेरी एक दरखास्त मानो और चल कर उससे मिल लो तो चाहे वो जाहिर ना करे मगर दिल में बहुत खुश नजर आएगा। आपकी तारीफ? मैंने उस शख्स की तरफ इशारा करके कैटी से पूछा। ये बग्गा है, एहसान मिर्जा के खास आदमियों में से एक, कैटी ने बेइतनाई से बताया। मेरे जहन में यादों की एक तेज रफ्तार फिल्म चल पड़ी। इस दौरान कैटी उस शख्स से मुखातिब हुई। मुझे एहसान मिर्जा से मिलने का कोई शौक नहीं, लेकिन मेरे साथ ये जो मंसूर मुगल साहब है ना, अगर ये मुझे इजाजत देंगे और तुम इन्हें साथ लेकर चलने की हामी भरोगे तो फिर हम कहीं चल सकेंगे। कैटी ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने रजामंदी के से इजहार के लिए कंधे उचका दिए। मैं इस वक्त उससे मिल लेने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता था, बस वैसे ही जरा उस शख्स को देखने को जी चाहता था कि इतने बरसों में उसकी क्या हालत हो गई है, उसमें क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं। क्यों नहीं, बग्गा खुशी से बोला। उसने आंखों ही आंखों में गोया मुझे तोल लिया था और फैसला कर लिया था कि मैं भी काम का ही आदमी हूँ। फिर वो बोला, मगर तुम दोनों को मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलना पड़ेगा। मैंने कोई एतराज न किया। हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। सड़क के परली तरफ स्याह रंग की एक कैडलक गाड़ी खड़ी थी। मैं और कैटी पिछले दरवाजे को खोलकर सीट पर पास पास करीब करीब बैठ गए। बग्गा ने गाड़ी स्टार्ट की और चंद लम्हे बाद गाड़ी सड़क पर फर्राटे भरने लगी। थोड़ी ही देर में हम मीलों का फासला तय कर गए। चंद मिनट के लिए हम शहर की नवाही सड़कों से पुरशोर ट्रैफिक के दरमियान से भी गुजर गए, लेकिन एक बार फिर साहिली इलाके में आ गए थे। कई छोटी छोटी पुरपेच और वीरान सड़कों पर से गुजरने के बाद गाड़ी एक कदरे कुशादा और हमवार सड़क पर मुड़ चुकी थी, जिसके आगाज पर ही प्राइवेट का साइन बोर्ड लगा नजर आया। उस सड़क के दोनों तरफ खजूर के दरख्तों की कतारें लगी थी। चंद लम्हे बाद ही मुझे एक पैलेस दिखाई देने लगा। वो अरब, मुगल और मगरबी तर्ज तामीर का एक हसीन इम्तिजाज था। उसकी तामीर में मार्बल बेतहाशा इस्तेमाल किया गया था। पैलेस 2 मंजिला था। असल इमारत ज्यादा बड़ी ना थी, लेकिन पुरशिकोह थी। अलबत्ता उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी के अंदर बहुत वसी रकबा छोड़ा गया था। अजीमुशान आहनी गेट खुला पड़ा था। गाड़ी ड्राइववे में अंदर को दाखिल हुई, लेकिन फौरन ही रुक गई। एक ऐसी आहनी रुकावट सामने आ गई थी जैसी अमूमन रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ करती है। गेट के करीब वाक़े एक केबिन से, जो एक गैर रस्मी सा वॉच हाउस मालूम होता था, एक शख्स निकलकर गाड़ी की तरफ तेजी से लपका। उसका हुलिया चौकीदारों या उस कबील के दीगर मुलाजमीन जैसा बिल्कुल न था। वो निहायत उम्दा तराश खराश के सूट में मलबूस था। टाई की जगह उसने बो लगा रखी थी और यूं मालूम होता था जैसे चंद मिनट बाद ही वो किसी डिनर में शिरकत करने वाला हो। बाल सलीके से बने नजर आते थे। सांवला चेहरा धूप में चमक रहा था और बिल्कुल उसी तरह के बूट भी चमकते नजर आते थे। ताहम तमाम तर मुहज़्ज़िबाना वज़ाकता और उजलेपन के बावजूद उसके चेहरे से उसकी असलियत का अंदाजा करना कुछ मुश्किल काम था। उसके अंदर एक निहायत सफ़ाक और शकील कल्ब इंसान छुपा बैठा था। करीब आकर उसने जरा झुककर बग्गा की सिर्फ झलक देखी, मुस्कुराया और एक लफ्ज कहे बगैर वापस केबिन के अंदर चला गया। आहनी रुकावट हट गई और गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। असल इमारत के करीब फ्रंट पोर्च में गाड़ी से उतरकर हम मार्बल की चंद सीढ़ियां चढ़कर मेहराबी दरवाजों से गुजरकर दरवाजे तक जा पहुंचे। एक बावर्दी मुलाजिम ने बग्गा को देखकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। ये दरवाजा एक ऐसे तवीलो अरीज हॉल का था जिसमें एक तरफ बाकायदा रिसेप्शन बना हुआ था, एक तरफ लाउंज था। हॉल के वस्त में एक बैजबी कालीन बिछा हुआ नजर आता था। दूर से महज सफेद झाग की तरह मालूम होता था सब कुछ। छत में बड़े खूबसूरत फानूस आवेजा थे। फर्श का जो थोड़ा बहुत हिस्सा कालीन से ढका हुआ नहीं था, पॉलिश शुदा नजर आता था और मध्यम रोशनी में भी चमकता था। लाउंज में सेंटर टेबल पर अखबारात, रसाइल, हत्ता के शेल्फ में किताबें तक मौजूद थीं। उस जगह की तरतीबो आराइश निहायत उम्दा थी। रिसेप्शन पर एक खूबसूरत और मुस्तैद सी लड़की भी मौजूद थी, जिसके इर्द गिर्द और सामने काउंटर पर वो तमाम लवाजमात मौजूद थे जो एक रिसेप्शनिस्ट के पास होने चाहिए। वो बग्गा की तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसने इंटरकॉम या स्विच बोर्ड की तरफ बिल्कुल हाथ ना बढ़ाया। बग्गा को गालिबन किसी रस्म की जरूरत नहीं थी। ताहम लड़की ने पेंसिल उठाकर एक रजिस्टर में कुछ लिखा था। बग्गा उसके करीब से गुजरा तो उसने सरगोशी नुमा लहजे में बताया, बॉस तो स्विमिंग पूल पर हैं, तुम बाहर से ही घूम कर चले जाते, तुम्हें मिल जाते। अब तो अंदर आ गया हूं ना,
अंदर ही से चला जाऊंगा। बग्गा ने भी मध्यम लहजे में जवाब दिया और हमें साथ लिए बढ़ता चला गया। उस हॉल से गुजरकर हम एक राहदारी में जा पहुंचे। बग्गा ने किसी और कमरे का रुख बिल्कुल न किया, सीधा चलता चला गया। राहदारी के इख्तिताम पर हमें एक बटलर मिला। बग्गा को देखकर वो भी मुस्कुराया। अपनी अपनी जिम्मेदारी पर चले जा रहे हो ना? बटलर ने हमारी तरफ इशारा करते हुए बग्गा से पूछा। तुम्हें मालूम है ना बॉस किन किन मकामात पर नए आदमियों की आमद को पसंद नहीं करते? ये नए आदमी नहीं है ना, गधे। बग्गा ने उसे एक तरफ हटाया और बढ़ता चला गया। पिछले दरवाजे से निकलकर मार्बल की चंद सीढ़ियां उतरकर हम खुले लॉन में पहुंच चुके थे। सामने ही निहायत खूबसूरत बेसबी स्विमिंग पूल था, जिसके किनारों पर दो तरफ डाइविंग बोर्ड्स और रंगीन छतरियां नस्ब थी। एक तरफ कई रबड़ बेड और आरामदेह कुर्सियां बिखरी नजर आती थीं। स्विमिंग पूल के परले किनारे पर एक रबड़ बेड पर एहसान मिर्जा नीम दराज नजर आया। वो जरा भी ना बदला था। गुजरे बरसों ने उसके सरापे पर अपना कोई नक्श बिल्कुल ना छोड़ा था। वही मुख्तसर सा जिस्म, वही बंदर की शक्ल और वही छोटे छोटे छिद्रे बाल जो पानी में भीगे होने के बावजूद सीधे खड़े थे। चार निहायत कम उम्र और नौखेज लड़कियां तैराकी के लिबास में उसके इर्द गिर्द मौजूद थीं। उनमें से दो किसी लोशन से उसकी मालिश और मसाज में मसरूफ थी और दो वैसे ही खड़ी थीं। ऐसे मनाजिर देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ करता था। क्या औरत इतनी ही सस्ती थी कि सिर्फ दौलत से खरीदी जा सके? बग्गा ने हमें वहीं रुकने का इशारा किया और खुद पूल के गिर्द घूमकर दूसरी तरफ को चला गया। एहसान मिर्जा ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा, वो सिर्फ बग्गा को देखता था। हम गोया वहां मौजूद ही ना हो। कैटी ने उसकी तरफ देखते हुए गैर महसूस तौर पर कुछ बुड़बुड़ाया। मैंने अपनी जिंदगी के सुनहरी साल इस शख्स की भेंट चढ़ा दिए। न जाने कितनी मर्तबा अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इस शख्स को करोड़ों का फायदा पहुंचाया, और आज ये मेरी तरफ देखता भी नहीं। मैं खामोशी से खड़ा बालों में उंगलियां फेरता रहा और गिरदोपेश का जायजा लेता जा रहा था। बग्गा कई मिनट तक एहसान मिर्जा से मसरूफ़े गुफ्तगू रहा। फिर उसने हमारी तरफ भी इशारा किया। एहसान मिर्जा ने सिर्फ एक नज़र हमारी तरफ देखा और दोबारा बग्गा की तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर बग्गा ने एक हैंड बैग उसके हवाले किया। वो गालिबन किसी मुहिम से कामयाब वापस आया था और उसकी तफसील एहसान मिर्जा के गोश गुजार करता था। एहसान मिर्जा ने बैग खोलकर देखा और दूसरे ही लम्हे उसके हलक से एक पतली लेकिन तीखी और तेज मजनूनाना सी आवाज निकली। निहायत ही गैर मुतवक्को तौर पर वो बैठे बैठे यकलख्त ही हवा में कई फुट उछला और गड़प से स्विमिंग पूल में जा गिरा। वो मछली की सी तेजी और मशाकी से स्विमिंग पूल में चक्कर काट रहा था और हाथ पैरों को बराए नाम जुम्बिश देकर निहायत तेजी से तैर रहा था। कई बार उसने पानी से सर निकाला और नीम हैवानी सा कहका लगाया। खुशी के इजहार का ये अजीबोगरीब तरीका था। मैं मुस्कुराए बगैर बिल्कुल न रह सका। बग्गा भी अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता था और चारों लड़कियां अजीब सी नजरों से स्विमिंग पूल की तरफ देखती थी, जैसे उनका बस चले तो वहीं लेटकर सो जाएं। बिल आखिर एहसान मिर्जा स्विमिंग पूल से बाहर निकल आया। लड़कियों ने उसका इशारा पाकर उसे गाउन और सलीपर पहना दिए। वो बग्गा के साथ हमारी तरफ को चला आया। जब वो मेरे सामने खड़ा हुआ तो बिल्कुल बोला मालूम हो रहा था। मेरी तरफ उसने अब भी बिल्कुल न देखा था और कैटी को सर तापा घूरने के बाद सूं सूं करते हुए बोला, तुम्हारी सूरत देखना मैं सिर्फ इसलिए गवारा कर रहा हूँ कि तुम इस वक्त एक खुशखबरी के साथ आई हो, और हम दोनों तुम्हारी सूरत इसलिए गवारा कर रहे हैं कि बग्गा हमें बसद इसरार अपने साथ ले आया। मैंने गोया कैटी की तरफ से जवाब दिया, वरना हम में से किसी को तुम्हारा ये हसीन चेहरा देखने का कोई इश्तियाक बिल्कुल न था। बग्गा का रंग फक हुआ और एक लम्हे के लिए तो कैटी की रंगत भी कुछ तब्दील हो गई। एहसान मिर्जा बंदर की तरह अजीब से अंदाज में चीखा। फिर उसने बराह रास्त मेरी तरफ देखा। उसके पतले पतले होंठ नीम वा थे और उन पर एक नीम हैवानी सा खिंचाव नजर आता था। उसके पीछे से उसके छोटे छोटे छिद्रे छिद्रे लेकिन नोकीले से दांत यूं झांकते थे जैसे किसी भेड़िया ने शिकार की बू को सूंघ लिया हो। उसने मुझे यूं सर तापा देखा जैसे फैसला कर रहा हो कि मेरे पार्चे बनवाने के लिए कौन सा तरीका मौजू रहेगा। मिर्जा जी, कैटी जल्दी से बोल उठी, शायद आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये नौजवान कौन है। ये वही है जिसका आपने स्टेज पर जूडो कराटे का मुकाबला देखा था और इसे तंजीम में शामिल होने की दावत भी दी थी। आजकल ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना फिरता है, मंसूर मुगल।
एहसान मिर्जा अपनी पलकों से महरूम आंखें झपकाए बगैर एक टुक मेरी तरफ देखते हुए खुद कलामी से लहजे में बुड़बुड़ाया और मैं उसकी याददाश्त पर दंग रह गया। फिर उसने ये कहते हुए भी मुझे हैरान कर दिया, लेकिन मुझे इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां नजर आती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। बेशक ये उस वक्त कमसन लड़का था, मगर अब तो जवान नजर आता है ना। लेकिन अब ऐसी भी क्या तब्दीली आनी चाहिए? उस वक्त इसके बाल भूरे थे, अब स्याह नजर आते हैं। उस वक्त इसकी नाक के करीब मस्सा नहीं था, लेकिन आज है। पता नहीं क्यों ये तब्दीलियां नजर आती हैं। बाल मैंने डाई किए हैं, मस्सा मसनूई है। मैंने अपने लहजे में कदरे बेजारी का इजहार करते हुए कहा, ओह, तो गोया तुम वाकई मंसूर मुगल हो। एहसान मिर्जा मुसर्रत से चिल्लाया। वो अपनी तौहीन को यकदम भूल गया था। यही तो मैं सोच रहा था कि एहसान मिर्जा से इस लहजे में गुफ्तगू करने की जुर्रत कौन कर सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें दोबारा देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी देहाती बाप का बेटा विलायत से अचानक वापस आ गया हो। मालूम नहीं क्यों मुझे तुमसे ऐसी उनसियत क्यों थी। अगर शंतला अपने लिए तुम्हारी सिफारिश लेकर आए तो मैं उसे तंजीम में निहायत इज्जत से दोबारा रखने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, इसे रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मैंने उसकी बात काटकर तेजी से जवाब दिया, इसे मैंने रख लिया है। ओह, एहसान मिर्जा ने शरीर नजरों से मेरी तरफ देखा। तुमने तो इस जवानी में ही औरतें रखनी शुरू कर दी, या फिर तुमने भी कोई तंजीम बना ली है? नहीं, मुझे ना तो औरतें रखने का शौक अभी पैदा हुआ और ना ही मैंने कोई ग्रोहबाजी कर रखी है, और ना मैं इस झंझट में पड़ना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया, मैं एक शरीफ और जायज कारोबार में मगन हूँ और इसी बात पर यकीन रखता हूँ, लेकिन ये लड़की जायज और शरीफाना काम तो नहीं कर सकती। एहसान ने होंठ सुकेड़कर मसनूई संजीदगी से कैटी की तरफ देखा। कैटी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खजालत के आसार उभर आए, लेकिन फौरन ही उसका चेहरा तासुर से आरी हो गया। ये तो अपनी अपनी समझ का फेर है ना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चलो चलो, अंदर तो चलो, एहसान मिर्जा ने मेरी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। फिर वो बग्गा की तरफ मुड़ा। माल को ठिकाने पर पहुंचवा दो। तुम्हें मालूम है मैं अपनी रिहाइशगाह पर इस किस्म की चीजों को चंद मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। शंतला को गेस्ट हाउस में ले जाओ और उसके आराम व आसाइश के लिए खुसूसी हिदायत भी दे दो। ये दोनों कम अज कम आज तो यहीं रहेंगे। और मंसूर, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुमसे तखलिए में बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। बग्गा कैटी को साथ लेकर एक तरफ को चला गया और मैं एहसान मिर्जा के हमरा अंदर आ चुका था। राहदारी में चंद कदम चलकर उसने बाएं हाथ पर एक दरवाजा खोला। ये एक तवील व अरीज आरास्ता और पैरास्ता कमरा था। मैं एक नर्म सोफे में धंस चुका तो एहसान मिर्जा दीवारगीर बार की तरफ बढ़ गया और अपने लिए जाम तैयार करते हुए बोला, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? शुक्रिया, मैं पीता नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। बहुत खूब, वो बोला, तुम में वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो मैं अपने किसी पसंदीदा तरीन आदमी में देखना चाहता हूँ और जो मुझे अभी तक मिला भी नहीं। जाम, बोतल, आइस ट्रे, सोडा, ये तमाम चीजें ट्रॉली पर सजाए वो मेरे मुकाबिल आ बैठा। चंद घूंट भरने के बाद वो दोबारा बोला, तुम्हें अंदाजा होगा मेरे पास बेपनाह बहादुर, तजर्बेकार और वफादार साथियों की कमी नहीं, लेकिन एक ऐसे साथी की कमी मुझे हमेशा महसूस होती रही है जो महज असलहे और ग्रोह की ताकत के बल पर हमेशा चलता ना रहे। वो खुद भी अपनी जात में एक तंजीम हो और खुद भी एक ग्रोह हो। उसके पास बेपनाह जहानत भी हो और एक ऐसा हमासिफ्त इंसान भी मौजूद हो जो वक्त पड़ने पर किसी बहरान से निकल भी सके, किसी यलगार का मुकाबला भी कर सके। ऐसे साथी की मुझे आर्जी जरूरत नहीं। मेरे बाद शायद मेरा जाननशीन भी वही होगा, क्योंकि मेरी कोई औलाद तो है नहीं और मैं साहिब औलाद बनने का कोई इरादा भी नहीं रखता। ये ज़रूरत मुझे बहुत अरसे से है, लेकिन कुछ अरसे से ये ज़रूरत बहुत शदीद हो गई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी जाँ बलब मरीज को खून की अशद ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम्हारी निगाह इंतखाब मुझ पर है तो मुझे अफसोस है कि तुम्हें मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, मैंने कहा। मेरा ख्याल था कि मेरा कोरा सा जवाब सुनकर एहसान मिर्जा की खुशमिजाजी जवाब दे जाएगी, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि उसके तासुरात बिल्कुल तब्दील ना हुए। आखिर क्यों, तुम्हें एतराज़ है क्या? वो तहम्मुल से बोला और जवाब का इंतजार किए बगैर उसने मजीद कहा,
कैटी की ज़बानी मैंने सुन लिया था कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, लेकिन मैं तुम्हें माजी की तरह किसी नौकरी वगैरह की पेशकश नहीं कर रहा। मैं तो तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ, और वो भी इस तरह नहीं कि तुम अपना कारोबार छोड़कर मुझसे आन मिलो। नहीं, तुम अपना कारोबार हस्बे मामूल चलाते रहोगे, जिंदगी हस्बे मामूल गुजारते रहोगे। मुझसे तुम्हारा सिर्फ खुफिया राब्ता होगा। ज़रूरत पड़ने पर तुम मुझे मशवरा दोगे, कभी कभी मेरी किसी खासुल खास मुहिम की क़यादत भी करोगे, कभी सिर्फ मुहिम के इंतजामात तुम्हारे मशवरे से तय होंगे। बस ये सिलसिला चलेगा, सिर्फ यही। इसे बड़ा बोल बिल्कुल ना समझना, और ना मैं तुम्हें मुतासिर करने की कोई कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मुतासिर होने वाली कोई चीज़ नहीं। महज तुम्हारी मालूमात के लिए बताता हूँ कि बम्बई के न जाने कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन एहसान मिर्ज़ा की दोस्ती और ताउन हासिल करने के लिए, उसके पांव चाटने के लिए भी तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन एहसान मिर्ज़ा किसी की तरफ देखता तक नहीं। रहते होंगे, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। ताकत की पूजा अज़ल से होती आई है और होती चली जाएगी। मंसूर, तमाम तर्ज जहानत और चालाकी के बावजूद दरअसल तुम अपनी कम उम्री की वजह से बाज़ मामलात में गैर ज़रूरी हद तक बिल्कुल बेनियाज हो। एहसान मिर्ज़ा ने अपना जाम दोबारा भरते हुए कहा, तुम्हें सही तौर पर अंदाज़ा नहीं है कि एहसान मिर्ज़ा की रफ़ाकत का मतलब क्या होता है, या उसकी जाननशीनी क्या मानी रखती है। जब मैं किसी को जाननशीन बनाने की बात करता हूँ ना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बादशाह एक बहुत बड़ी सल्तनत किसी के सुपुर्द करने की बात करता हो। मेरी रफ़ाकत का मतलब कई सूबों का गैर रस्मी इक़्तिदार हासिल हो जाना भी है। मुझे बखूबी अंदाज़ा है, सब पता है, मुझे सब मालूम है, मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं इस सारे काम में। दरअसल मैं बिल्कुल साफ सुथरी लाइन पर चलता हूँ। मेरा जितना भी बिजनेस है कानूनी और जायज़ है। मुझे बेशक तुम्हारे मुकाबले में बहुत कम लोग जानते होंगे, महज चंद एक हुक्काम से मेरी शनासाई होगी, लेकिन वो सब मेरी इज्जत भी करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम एक स्मगलर के नाम से नथी होने वाली अफवाहों में किसी के कानों तक जा पहुँचे, खा ये अफवाहें ज़ेरे ज़मीन हलकों तक महदूद हों या फिर ऊपर ही ऊपर बाला ही बाला कहीं तक जा पहुँचे। बुरा मत मानना, तुम्हें खा कितनी ही ताकत हासिल है, लेकिन तुम्हारी शोहरत तो एक बहुत बड़े स्मगलर की ही है ना। क्या कहा मैंने? मेरी बात उसने निहायत तहम्मुल से सुनी और फिर मुस्कुराया। बात तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए मैं बताता चलूँ कि मुझ पर आज तक ना स्मगलिंग के इल्ज़ाम में कोई केस चला है और ना ही मुझे कभी भी किसी ने गिरफ्तार किया। उसने आहिस्ता से कहा, अलबत्ता मेरे खिलाफ और बतेरे केस चलते हैं। मेरे जायज़ कारोबारों में, टैक्स के मामलात में महकमे से इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हुए और फिर केस भी बने। जायदाद और लेन देन के मामलात में कभी कभार बराह रास्त मेरे खिलाफ मुकदमा भी बन चुका। तेज़ रफ्तारी से कार चलाने में मेरा चालान भी हुआ। इस तरह के बीसियों मामलात में मुझे कानूनी कार्रवाइयों से हमेशा वास्ता पड़ा, लेकिन मुझ पर स्मगलिंग के इल्ज़ाम में कभी कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया। इस मामले में कभी मेरे खिलाफ ज़र्रा बराबर सबूत हासिल नहीं किया जा सका, और अगर किसी बहुत ही हटीले अफसर ने बगैर ठोस बुनियादों के मेरे पीछे पड़ने की कोशिश की, तो कानूनी या गैर कानूनी किसी न किसी तरीके से उसका पत्ता साफ कर दिया गया। वो एक बड़ा सा घूंट भरकर यूं मुस्कुराया गोया अपनी गुफ्तगू से खुद ही लुत्फ अंदोज होता हो। फिर वो बात जारी रखते हुए बोला, एक बार मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ वफाकी सतह पर तहकीकात जारी हैं और मुझे किसी न किसी तरीके से घेरने का प्रोग्राम बनाया जाता है। वो कपास की चुनाई का सीजन था। मैंने कई सूबों की मंडियों में अपने आदमी फैला दिए। कपास मंडियों से निकलने ही ना पाई, वहीं चंद रुपए ज्यादा के रेट पर खरीद ली गई और किराए के गोदामों में पहुंचाकर उन्हें ताला लगा दिया गया। टेक्सटाइल वगैरह की सनत से वाबस्ता अफराद ने जब मंडियों का रुख किया तो रुई का फाया तक उन्हें ना मिल सका। तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि वहां पर क्या तूफान मचा। टेक्सटाइल की सनत ठप हो चुकी थी, मिलों को ताले लग गए थे, मजदूरों की हड़तालें और हंगामों का सैलाब उमड़ आया। सूबाई सेक्रेटरी भागे भागे मेरे करीब आए। मैंने बड़े तहम्मुल से उनकी तकरीरें सुनी और सिर्फ इतना कहा कि वफाकी सेक्रेटेरिएट में मेरे मुतालिक एक फाइल पड़ी है, वो ला दीजिए, फिर आप देखिए उससे अगले दिन ही मंडियों में कपास आ जाएगी। सूबाई सेक्रेटरियों ने मरकज में जाकर रोना पीटना मचाया कि सूबों की मईशत का मामला है और सिर्फ मईशत ही नहीं, अमन व अमान भी तबाह होकर रह जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि फाइल मुझे फौरन ही मिल गई और तहकीकात वहीं की वहीं पड़ी रह गई। मुझे सिर्फ 1-1.5 करोड़ का खसारा उठाना पड़ा,
लेकिन इसके बाद से अभी तक किसी को कुछ करने की जुर्रत भी न हुई। अलबत्ता ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ पार्लियामेंट में एक नया बिल ज़रूर पास हुआ, जिसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कवानीन मज़ीद सख्त बना दिए गए। लेकिन मेरे लिए इन तमाम बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब भी चाहूँ ना तो एक इशारे से मईशत और अमन व अमान दरहम बरहम करके रख सकता हूँ। मसलन नमक एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर मैं कुछ नुकसान बर्दाश्त करते हुए सिर्फ एक सूबे की मंडियों से भी उठवा कर समंदर में फेंकवा दूँ ना, तो मेरे पास या मेरे एजेंटों के खिलाफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कोई सबूत नहीं बन सकेगा और हाहाकार मच जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकेगा। तो मेरी जान, ये बादशाहत यूं ही नहीं चल रही। क्या सुना तुमने? मुझे ये सब कुछ सुनकर कोई हैरत ना हुई। मैंने कदरे मुबालगे से काम लिया। अलबत्ता अपनी मालूमात में मज़ीद इजाफे के लिए मैं ये जानना चाहता था कि अपनी बेपनाह ताकत और जाहो जलाल के बावजूद तुम्हें अपनी बादशाहत में मुझ जैसे एक हकीर आदमी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हाँ, मैं तुम्हें यही बताने जा रहा था। वो जाम हाथ में उठाए कमरे में टहलने लगा। मसाइल बहुत फैल गए हैं। बादशाहत जितनी वसी हो चुकी है, मसाइल भी उतने ही ज़्यादा वसी हैं। कुछ अरसे से सूरत हाल कुछ ऐसी है कि फ़ैसलों और इंतज़ामात के मामले में तन्हा अपनी ज़ात को नाकाफ़ी महसूस करता हूँ मैं। और फिर ये लाइन भी कुछ ऐसी है कि आपसे ज़रा सी चूक हुई, किसी साथी या किसी ओहदेदार के इंतखाब में ज़रा सी गलती हो गई और आप फ़ौरन फंस गए। उसने हाथ से गर्दन कटने का इशारा किया। बहरहाल ये मामला तो जूं तू करके चलते ही रहते हैं, लेकिन असल मामला ये है कि मेरी बादशाहत को खतरा लाहक हो चुका है। मेरी सल्तनत की दीवारें लरज़ रही हैं। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी झलक आई और वो खिड़की के करीब खड़ा जाम को धीरे धीरे उंगलियों में घुमा रहा था। क्या कोई दूसरा ग्रोह तुम्हारे माल पर हाथ डालने लगा है? मैंने उससे सवाल किया। यही तो असल मसला है। वो मेरी तरफ देखकर मुरब्बियाना अंदाज में मुस्कुराया। अगर वो महज एक ग्रोह होता ना तो एहसान मिर्जा कब का उसका शिराजा बिखेर चुका होता। मसला इससे भी कहीं ज्यादा संगीन है। तुमने कभी माफिया के बारे में कुछ सुना है? सुना तो नहीं, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है, मैंने जवाब दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, उसने एक घूंट भरकर कहा। तो फिर तुम्हें उस तंजीम की ताकत, हैयत, हैबत और वुसअत का भी अंदाजा होगा, लेकिन वो महज अंदाजा ही होगा, हकीकत से आगाही नहीं होगी तुम्हें। इटली से ये तंजीम उठी थी और जिस तरह उसने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चंद एक यूरोपीय ममालिक पे पंजे गाड़े हैं ना, उसका कुछ कुछ इल्म तुम्हें भी होगा। और ये भी तुम पढ़ चुके होगे कि तरक्की याफ्ता ममालिक इस निज़ाम के सामने किस तरह से बेबस हो चुके। तुम्हें मालूम ही है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में कानून की बालादस्ती का निज़ाम ही उस तंजीम के लिए अमृत बन गया है। तरक्की याफ्ता ममालिक में किसी जुर्म के सबूत के बगैर तो बड़े से बड़ा लाट साहब भी किसी गरीब से गरीब आदमी को नहीं पकड़ सकता। अपने हिंदुस्तान वाला हिसाब तो है नहीं कि गरीब आदमी देखा तो सिपाही ने भी 4 झांपड़ रसीद कर दिए, या तफ्तीश की जद में आया तो थाने से हाथ पांव तुड़वाकर बाहर निकला। वहां तो पुलिस रबड़ के पाइप से किसी बहुत ही खतरनाक और सख्त जान मुजरिम से कुछ उगलवाने के लिए 2-4 ज़रबे लगा देती थी, तो अब उसे भी वहशियाना और गैर इंसानी तशद्दुद करार देकर ख़त्म करवा दिया गया है। कानून की इस बालादस्ती से जहां उन मुल्कों ने बेपनाह तरक्की की है, वहां इस किस्म की लचक की आड़ में दर हकीकत माफिया परमान चढ़ रही है। वो जाम से घूंट भरने के लिए तकरीबन खामोश हो गया।